नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना से बड़ी खबर, जहां सीएम का लिखा पत्र पीएम मोदी तक पहुंच चुका है। पीएमओ से पत्र मिलने की जानकारी भी आ गई है। जातीय जनगणना पर सीएम ने पत्र लिखा था। पीएम मोदी को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा था। तो आपको बता दें कि जातीय जनगणना पर लगातार सदन में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस सवाल को उठाया था कि जो डेलीगेट्स है वो जाकर के मिले, मुख्यमंत्री की मुलाकात हो। ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अब संभावनाएं जो हैं वो ज्यादा नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात होगी, जातीय जनगणना पर बात होगी। क्या कुछ जानकारी आपके पास? और बिल्कुल, देखिए राहुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय को यह सूचना दी है, तो उन्होंने 4 अगस्त को जो पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर के, उसको लेकर वह पत्र उन्हें प्राप्त हो गया है और इसकी सूचना विधिवत भेज दी गई है। यानी कि प्रधानमंत्री के नॉलेज में ये बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाहते हैं और वह जातीय जनगणना की कराए जाने की मांग को लेकर के। तो निश्चित रूप से अब यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से इसको लेकर के सियासत हो रही थी और खास करके विरोधी दल के नेता ने जिस तरह से निशाना साधा था कि प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, वो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह संकेत दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है उस पर पीएमओ की पूरी नजर है और समय आने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। यानी कि प्रधानमंत्री भी इस मामले पर गंभीर हैं और वो मुख्यमंत्री के पत्र का जवाब जल्द देंगे और फिर हो सकता है कि दोनों की बीच मुलाकात होगी। इसको लेकर के जिस तरह से सियासत चल रही है और खास करके आरजेडी जिस तरह से आक्रामक तेवर पर है, वो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि अगर जातीय जनगणना नहीं कराती है केंद्र सरकार तो उनके समर्थक जो है सो भारतीय जनगणना का विरोध करेंगे, उसका बायकॉट करेंगे। फिर तेजस्वी ने भी इसके खिलाफ धरना देने की बात की थी, सड़क पर उतरने की बात कही थी। तो निश्चित रूप से पीएमओ कार्यालय ने जिस तरह से सूचना भेजी है उससे यह उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच इस मसले पर लेकर कोई बातचीत होगी और फिर कोई रास्ता निकल पाएगा। जी धन्यवाद अशोक जी तमाम जानकारी के लिए। पटना से खबर, जहां निगरानी विभाग के कार्यपालक अभियंता के आवास पर छापेमारी की गई। इंजीनियर रविंद्र कुमार के पुनाईचक आवास पर छापेमारी की गई। अब तक 1 करोड़ 43 लाख का कैश बरामद हुआ है। 1.5 किलो से ज्यादा के जेवरात बरामद किए गए हैं। निगरानी ने 20 से ज्यादा बैंक खातों को फ्रीज किया है। 8 से ज्यादा संपत्ति के कागजात भी बरामद किए गए हैं। कागजात की जांच के लिए टीम बनाई गई है। तो आपको बता दें कि पुनाईचक के स्थित आवास पर इंजीनियर के घर पर कल छापेमारी की गई थी। मरगूब हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, छापेमारी में कई जो चीजें हैं वो बरामद की गई है और जो कैश संपत्ति का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए राहुल, निश्चित तौर पर आज जो 2-3 महत्वपूर्ण अपडेट हम बता दें जी। निगरानी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो 20 खाते थे इंजीनियर के, उन सभी खातों को फ्रीज कर दिया है। उन खातों में लगभग 53 लाख रुपया से ज्यादा है। उन खातों में कोई भी लेन देन नहीं होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो संपत्ति के कागजात मिले थे उस कागजात को लेकर के एक विशेष टीम बनाई गई है जो संपत्ति का एवल्यूएशन निकालेगी और संपत्ति के आकलन का पता करेगी। वैल्यू कितना है ये तो और बढ़ेगा। अभी तक 2.5 करोड़ से ज्यादा का आय से अधिक संपत्ति का यह मामला बनता नजर आ रहा है। तीसरा, जो जेवरात बरामद हुए थे उसमें 1.5 किलो के आसपास सोना और उसके जेवर है। तो विशेष तौर पर जो ज्वेलरी है उनसे निगरानी विभाग संपर्क में है और उनको बुला करके उसका वैल्यू निकाला जा रहा है। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है और संपत्ति को लेकर के भी और जेवरात को लेकर के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। तो फिलहाल कई और इनपुट मिले हैं, उस इनपुट निगरानी विभाग की टीम काम कर रही है। फिलहाल टीम लगी हुई है। आज भी देर शाम तक इसमें महत्वपूर्ण और अपडेट आने की संभावना है। जी चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। 15 अगस्त को लेकर गांधी मैदान में कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरे गांधी मैदान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गांधी मैदान के अंदर बाहर बिहार मिलिट्री पुलिस के 2 बटालियन, विशेष शाखा के 50 से ज्यादा अधिकारी, आईबी के कई अधिकारी, बिहार पुलिस के 200 से ज्यादा जवान और 50 से ज्यादा इंस्पेक्टर, 15 से ज्यादा डीएसपी, 50 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। गांधी मैदान की कैसी सुरक्षा होगी और इंतजाम किस तरीके के हैं, इसका जायजा लिया मरगूब आलम ने। होंगे क्या इंतजाम होंगे, सुरक्षा के क्या इंतजाम हम आपको दिखाएंगे।
अभी हम आपको फिलहाल वो नजारा दिखा जा रहे हैं। पूरे गांधी मैदान में डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीम पूरे गांधी मैदान के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। आप ये लाइव वीडियो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गांधी मैदान में डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीम पूरे गांधी मैदान को चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। पूरे गांधी मैदान में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कशिश न्यूज पे। और डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की दो टीमों को लगाया गया है। अब पूरे गांधी मैदान में ये टीम कह सकते हैं कि एक एक गांधी मैदान का कोना कोना खंगाल रही है और सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये जो नज़ारा है, आप देख सकते हैं सामने में भी किस तरीके से गांधी मैदान में जो सुरक्षा व्यवस्था है उस सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। तो फिलहाल कहा यही जा सकता है कि कहीं न गांधी मैदान की सुरक्षा बहुत ही सख्त कर दी गई है। और फिलहाल इस सुरक्षा व्यवस्था सख्त के बीच सीधे तौर पर कहीं न कहीं कह सकते हैं कि गांधी मैदान में आईबी के अधिकारी, बिहार मिलिट्री पुलिस के अधिकारी के साथ साथ सभी अधिकारियों की तैनाती की गई है। 50 से ज़्यादा इंस्पेक्टर तैनात किए गए हैं, 10 से ज़्यादा डीएसपी तैनात किए गए हैं, लगभग 7 थानों की पुलिस को लगाया गया है, आईबी के लगभग 10 अधिकारी तैनात किए गए हैं। और साथ ही साथ कह सकते हैं इसके अलावा बिल्कुल पूरे चप्पे चप्पे पर 500 से ज़्यादा बिहार पुलिस के जवान को तैनात किया गया है। और फिलहाल हालात को देखते हुए निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे गांधी मैदान को लेकर के जो सुरक्षा है वो सुरक्षा बहुत ही कड़ी कर दी गई है। और फिलहाल कह सकते हैं कि पूरे गांधी मैदान के बाहर अंदर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। बिना पास की कोई भी गाड़ियां गांधी मैदान के अंदर नहीं जा पाएंगी। अपने सहयोगी आशीष के साथ मरगूब आलम, कशिश न्यूज, पटना। 15 अगस्त पर पटना के गांधी मैदान में इस बार 7 झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। पटना गांधी मैदान में प्रदर्शित होने वाली झांकियों में प्रमुख तौर पर मद्य निषेध विभाग के द्वारा शराबबंदी कानून को लेकर एक झांकी बनाई गई है। साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को लेकर एक झांकी बनाई गई है। इसके साथ ही सहकारिता विभाग के द्वारा सब्जी मार्केटिंग पर भी झांकी देखने को मिलेगी। हमारे संवाददाता मरगूब आलम की ये रिपोर्ट देखिए। एसके मेमोरियल के बगल में हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से उद्योग विभाग का उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये झांकियाँ बनाई जा रही हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं ये बगल में जो है यह है कि कहीं ना कहीं 181 पर आप कॉल करके कई सहायता ले सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का जो थीम है शराबबंदी पर सबकी नजर रहेगी। ये मद्य निषेध विभाग की झांकियां हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से ये झांकियां हैं। जहरीली शराब का नशा, अनमोल जीवन की दुर्दशा, ये कवायद है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो थीम है उस थीम को इस पूरे झांकी में दिखाने की कोशिश की गई है। मद्य निषेध विभाग के द्वारा ये झांकियां बनाई जा रही हैं और पूरी तरह से इस झांकियों में कई ऐसी चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं जिन चीज़ों को देखने के बाद शायद कहीं न कहीं राज्य सरकार का जो शराबबंदी कानून है उसको लेकर के जो नीतीश कुमार ने पहल की है, शायद एक मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है। पटना के गांधी मैदान में कल 7 झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। मद्य निषेध विभाग की ये झांकी कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर बनाई गई है और इस पूरे झांकी में कहीं ना कहीं शराबबंदी की पहल को बिल्कुल सही ढंग से ठहराया गया है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको दिखा दें कि इन झांकियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये झांकियां बिल्कुल अंतिम रूप में हैं। कल इन्हें कह सकते हैं कि पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कहीं ना कहीं 5वीं झांकी का वो नज़ारा। ये आप देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान के नज़दीक हर विभाग की अलग अलग झांकियां हैं और फिलहाल इसे अब अंतिम रूप बिल्कुल दे दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना की ये झांकियां आप देख सकते हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति की ये झांकियां हैं। कोविड को लेकर के, टीकाकरण को लेकर के देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति ने एक झांकी तैयार की है। किस तरीके से राज्य में टीकाकरण हो रहा है और किस तरीके से टीकाकरण में लोगों को कहा जा रहा है कि आप आए और टीकाकरण में भाग लें, उसका लेकर के लोगों को ये झांकियां कह सकते हैं कि प्रेरित करेंगी। और सहकारिता विभाग की एक झांकी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं सहकारिता विभाग की ये झांकी है, इसको भी अंतिम मूल्य लगभग दिया जा रहा है। जो सहकारिता विभाग अपनी ओर से जो सब्जी बेचने का काम कर रही है, दुकानें लगा रही हैं पटना के कई इलाकों में, उसको लेकर के लोगों की भी जागरूकता फैलाई जा रही है। तो फिलहाल 7 झांकियों का प्रदर्शन कल पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा और इन झांकियों के बाद कहीं ना कहीं कल फिर इनकी 1 2 3 की घोषणा होगी कि पहले नंबर पर कौन, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर कौन। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं झांकियां अंतिम रूप दे दी गई हैं और पटना के गांधी मैदान में
कल निश्चित तौर पर इन झांकियों का प्रदर्शन होगा। अपने सहयोगी आशीष के साथ मरगुबालम, कशिश न्यूज, पटना। बढ़ते आगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वहां वे बाढ़ के हालातों को देखेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि राघोपुर में बाढ़ से हालात बहुत खराब है, वहां वे बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और सरकार की तरफ से मिल रही सुविधाओं की जानकारी लेंगे। सूचना मिली है कि गंगा नदी में जो जल स्तर जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और बियर का इलाका है। हमेशा जब भी गंगा नदी में पानी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है जो बियर का जो इलाका है वो जो है डूबने लगता है। तो अभी यथा स्थिति क्या है जाकर के हम मुआयना करने का काम करेंगे। हालांकि कई कम्युनिटी किचन जो है उसकी शुरुआत कर दी गई है और लगभग 75 नाव जो है राघोपुर को दिया गया है। कल तक जो है 25 नाव जो है हैंडओवर हो गया था। अब लगभग 50 नाव जो है वो भी आज देने की बात चल रही थी और बाकी जगह जहाँ कम्युनिटी किचन नहीं खुली गई है वहाँ खोलने की बात। खगड़िया में इन दिनों नदियां उफान पर हैं। जिले में गंगा और बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गंगा और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में हो रही वृद्धि से खगड़िया सदर प्रखंड के 3 पंचायत रहीमपुर उत्तरी, रहीमपुर मध्य और रहीमपुर दक्षिणी पंचायत बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है, जहां की करीब 25,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। बेगूसराय में गंगा के जलस्तर बढ़ने से 3 अनुमंडल के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग बांध पर झोपड़ी बनाकर रहने को विवश हैं। सैकड़ों घरों में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों को काफी फजीहत हो रही है। डीएम और एसपी 2 दिनों से प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं। खासकर बेगूसराय, तेघरा और बलिया अनुमंडल के 51 गांव में गंगा के जलस्तर बढ़ने से पानी घरों में प्रवेश कर गया है। कई घरों में 3-3, 4-4 फीट पानी चला गया है, जिससे लोग घर छोड़कर बांध पर रहने को विवश हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर घर में पानी लगा हुआ है। बांध पर रह रहे लोगों का आरोप है कि कई दिनों से घर में पानी रहने की वजह से बांध पर पॉलीथीन की झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई राहत कार्य नहीं किया गया। 800 से बीडीओ सीओ सब आता है, देख के कहता है कि जो हम अब कल से व्यवस्था करेंगे, कल से व्यवस्था ऐसे ही कह के चले। ई वर्षा में भर छाती पानी छे घर में, आई जना जब भूखल पियासल मरे छिए। तो आज इस दुख की घड़ी में और इस आपदा में जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं उनके साथ हैं और आज सरकार के द्वारा जो भी सुविधा मिलना है वो मिल रहा है, लेकिन आज जन सहयोग से लोगों के बीच जो भी लोगों से बन पड़ा उन लोगों के बीच लेकर आए हैं। 5 पंचायतें प्रभावित हुई हैं, तो जो लोग वहाँ से विस्थापित होना चाह रहे थे तो विस्थापित यहाँ करके यहाँ स्कूल में अभी रखा गया है। हाई स्कूल भी अभी खोला जा रहा है और भी कुछ जगह लोग बांध पे आ गए हैं पशुओं के साथ में, तो वहाँ पे कम्युनिटी किचन प्रारंभ किया गया है। यहाँ पे भी खाने की व्यवस्था कर दी गई है और कल से बच्चों का दूध भी यहाँ पर शुरू कर दिया जाएगा। पशु के साथ जो है पशु चारा का वितरण आप लोग देख सकते हैं प्रारंभ कर दिया गया है। और इस बीच वैशाली से बड़ी खबर, जहां गंगा नदी में लोगों से भरी नाव डूबी है। नाव पर 1 दर्जन लोग सवार थे, 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। तरेसिया गांव से ये लोग आ रहे थे। तो बड़ी खबर वैशाली से, बड़ा हादसा सामने आया है वैशाली में, जहां गंगा नदी में लोगों से भरी नाव डूबी है। पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, किस तरीके से नाव हादसा सामने आया और फिलहाल क्या हाल है वहां? देखिए, तेरसिया गेरा गांव की घटना है जहां पे नाव पे ओवरलोडिंग का मामला बताया जा रहा है कि नाव पे लोग ज्यादा नाव डेंगी नाव इसमें चलाया जा रहा है। अब ये नाव सरकारी है या प्राइवेट है इसकी जांच की जाएगी, लेकिन डेंगी नाव चलाया जा रहा है बाढ़ प्रभावित एरिया में। और नाव पे ओवरलोडिंग की वजह से नाव एक पोल से टकरा गई और नाव फट गया, जिसकी वजह से नाव डूब गया। तो अभी दो डेड बॉडी को निकाला गया है, 2 डेड बॉडी को निकाल लिया गया। बाद बाकी बताया जा रहा है कि जो लोग सवार थे वो लोग तैर करके निकल गए, लेकिन तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम को भी मंगाया जा रहा है। ये ठीक गांधी सेतु पे पाया नंबर 1 के पास की घटना घटी है और वजह बताया जा रहा है कि नाव छोटी थी और आदमी उससे ज्यादा चढ़ गया था। जी चलिए, शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आगे मुंगेर जिले में बाढ़ का कहर दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण मुंगेर जिले के शहरी और ग्रामीण इलाके के कई घर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। वहीं अब NH80 पर भी बाढ़ का पानी बहना शुरू हो गया है। मुंगेर और बरियापुर जाने वाली NH80 पर जमालपुर प्रखंड के उदयपुर में NH80 पर बाढ़ का पानी बह रहा है, जिस कारण वाहन चालकों को वाहन लेकर आने जाने में परेशानी हो रही है। कल से ही है।
कब मतलब इससे पहले कब आया था, कौन साल में आया था? 16 में आया था। 16 में आया था जैसे पानी कैसी स्थिति था यहाँ पर। अच्छा, कितना फीट था वहाँ पे ऊपर पानी? उस समय 1 फीट था रोड पर। अभी क्या स्थिति है? अभी कोई बड़ी चल रहा है। क्या अनुमान लगाते, कितना हो जाएगा पानी? फिर भी अभी 1 फीट और बढ़ने का चांस लग रहा है यहाँ। मुंगेर में कोतवाली थाना क्षेत्र के बेकापुर स्थित एक निजी नर्सिंग होम की लापरवाही से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार बच्ची को हल्की सी खांसी थी, जिसके बाद उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसे देखा और उसके बाद से उसे 2 इंजेक्शन दे दिए गए। इंजेक्शन देने के बाद बच्चे के बदन में खुजली हुई, फिर मुंह से झाग निकला और बच्ची की मौत हो गई। फिर भी डॉक्टरों ने उसे ऑक्सीजन लगाकर भागलपुर रेफर कर दिया। भागलपुर जाते समय परिजनों ने देखा तो बच्ची मृत पाई गई, जिसके बाद आधे रास्ते से ही परिजन वापस लौट गए और जब क्लिनिक पर पहुंचे तो डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार हो गया था, जिसके बाद परिजनों के द्वारा क्लिनिक पर जाकर काफी हंगामा किया गया और डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा चलाने के साथ साथ उसे कि नर्सिंग होम को बंद करने की मांग की गई। सुइया दिया नस में, कुछ नहीं हुआ। दूसरा का सुइया जैसी पड़ा इसको झटपट एना करने लगा, मम्मी मम्मी मम्मी। हुआ बच्चा को हुआ क्या था? बस कुछ ना, खांसी था, खांसी। साइकिल भी चलाई, बोला कि मेरा मामला बिगड़ गया, इसको लेके भागलपुर चलिए। कितना बजे किया? डेढ़ पक्का ही 1:30 बजे कहानी है। 1:30 बजे तक में यहाँ पे आए थे कितने बजे? यहाँ से 12:30 भी आए थे। कहाँ से आए थे? कटरिया। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का नाम सृष्टि कुमार। अतहर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अतहर, मासूम बच्ची की मौत हो गई, बताइए जा रहा है गलत इंजेक्शन लगा दिया गया, और वहीं जो परिजन है वो ये कह रहे हैं कि जो उनके क्लिनिक है वो बंद होना चाहिए, साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज करने की वो बात कह रहे हैं। क्या ये पूरा मामला सामने और किस तरीके से डॉक्टर ने लापरवाही की है? तो एक बार फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस मासूम बच्ची की मौत हो गई। बताइए गया कि जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी तब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद से उसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, लिहाजा वो दूसरे अस्पताल जा रहे थे, लेकिन इसी बीच उसकी मौत हो गई। चलिए बढ़ते आगे। जातीय जनगणना पर माहौल बनाने में जेडीयू जुटी हुई है। ओबीसी एम्प्लॉय फेडरेशन के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा संबोधित करेंगे। दारोगा राय भवन में यह सेमिनार का आयोजन किया गया है। ओबीसी जाति के विभिन्न संगठन के लोग मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि जातीय जनगणना की वकालत लगातार जेडीयू कर रही है। आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है दारोगा राय भवन में। ओबीसी जाति के विभिन्न संगठन के लोग इसमें मौजूद हैं। ओबीसी एम्प्लॉय फेडरेशन के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा संबोधित करेंगे। दानापुर के बलदेव स्कूल स्थित बाढ़ राहत शिविर का जायजा लेने पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा पहुंचे। इस मौके पर दानापुर अनुमंडलाधिकारी विनोद दोहन भी मौजूद थे। जिलाधिकारी ने घूम घूम कर राहत शिविर का बारीकी से जायजा लिया। शिविर में दिखी कमियों को देखते हुए उन्होंने दानापुर अनुमंडलाधिकारी विनोद दोहन सुविधा बढ़ाने का निर्देश भी दिया। इस मौके पर अनुमंडलाधिकारी ने कहा कि गंगा नदी का जलस्तर 2016 के जलस्तर के नजदीक है। दानापुर के दियारा के लोग यदि राहत शिविर में आना चाहते हैं तो उनके आने के लिए व्यवस्था की गई है। बाढ़ सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम हमेशा तैयार है। गंगा नदी 2016 में जो जलस्तर था लगभग उसी जलस्तर पर है। तो अभी दियारा पानी से घिरा हुआ है। दियारा क्षेत्र जो दानापुर और मनेर की जो 6 पंचायत है, वहाँ के जो भी लोग यहाँ शरण स्थलों में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। हमारे यहाँ दानापुर में बलदेवा स्कूल, जनकधारी स्कूल, त्रिभुवन पार्क, बीएस कॉलेज ये शरणस्थली के रूप में चयनित है। ऐसे ही मनेर में भी 5 शरणस्थली हमारी चयनित है। तो जो व्यक्ति शरण लेना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं।
और उनका यहाँ पे मेडिकल टीम है, यहाँ पे जो जानवरों के रहने की व्यवस्था है, खाने पीने का कम्युनिटी किचन जो है वो सारा। मुंगेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। गुप्त सूचना के आधार पर कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर इलाके के एक रिहायशी मकान में छापेमारी कर हथियारों और जिंदा गोलियों के साथ 7 अवैध हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी चलारेड्डी ने इस मामले में बताया कि गिरफ्तार लोगों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। उसके द्वारा रेड किया गया संदलपुर में। वहाँ रेंट पे 2 लोग रहते थे। वो दोनों हथियार का तस्करी करना, जो लोग आते थे उनको हथियार दिलाने का काम करते हैं। उसमें जब रेड किया तो उसमें 7-8 लोग थे। उसमें 7 लोग जो इन्वॉल्वमेंट है उनको गिरफ्तारी किया गया है। उसमें 3 पटना के हैं और 4 यहीं मुंगेर के हैं और एक आदमी का जांच किया जा रहा है उसका संलिप्तता के बारे में। भागलपुर के नवगछिया नदी थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी सिंटू यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। अपराधियों ने सिंटू यादव के सिर में 2 गोली मारी। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि सिंटू यादव कई आपराधिक मामलों में नामचत रहा है। सिंटू यादव कुख्यात नामों से जाना जाता था। ढोरिया के पूर्व मुखिया पुत्र को गोली मारकर हत्या, लूट, रंगदारी समेत 1 दर्जन से अधिक कई थानों में संगीन मामलों में नाम दर्ज है। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी के विशनपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब आयोजित विषहरी मेला में डांस प्रोग्राम शुरू करने को लेकर कुछ युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिससे मेले में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, जिसके बाद आनंद फानन में मेला के आयोजकों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, जहां मौके पर पुलिस के पहुंचने से पहले से गोली चलाने वाले युवक मौके से फरार हो गए। जैसे बातचीत हुआ था, दोनों में तुतुम में हुआ था। नाच गान अपने मैंने प्रोग्राम मेला के लिए नहीं, अपना नहीं है सर। अरे अब मोतीपुर अथी का बात है, यही बात है। नहीं थे सर, वो आके दमोगे देखा जाए सर। तो कितना गोली मारा? गोली हम नहीं देखे, ये लोग बोला है गोली चला है सर, गोली चला लगा है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा में उफान के कारण जिला प्रशासन काफी अलर्ट है। लगातार गंगा के जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। गंगा का पानी कई गांव में घुस गया है। एनआईटी घाट हो या दीघा घाट का पानी लोगों को डरा रहा है। हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, किस तरीके से जो जलस्तर में वृद्धि है वो देखने को मिल रही है और लगातार जो शहरी इलाकों में खतरा है वो मंडराता हुआ अब नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आज भी हालात और बद से बदतर हुए हैं। आज जो हमारे केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों से बातचीत हुई है, लगभग 180 सेंटीमीटर से ऊपर गंगा डेंजर लेवल से ऊपर चली गई है। हम इस समय पटना के दीघा घाट में मौजूद है। हम आपको दिखाएंगे। आज भी आप देख सकते हैं पंप सेट लगा करके लगातार पानी को निकाला जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। आज भी 6 पंप सेट लगे हुए हैं और 6 पंप सेट से पानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं गंगा का जो रौद्र रूप है वो लगातार जारी है और इस रौद्र रूप के बीच प्रशासनिक तौर पर पूरी व्यवस्था की जा रही है, शहर को बचाया जाए। सभी जो गेट हैं उन गेटों पर बाढ़ निरोधक कार्य किए जा रहे हैं, गेटों को बंद कर दिए गए हैं और फिलहाल वहां लगातार बोरा लगाए जा रहे हैं। कई मजदूरों को लगाया गया है और जो अगल बगल जो घर हैं, जो गंगा में आप देख सकते हैं दीघा में जो घर डूब गए थे, उन घरों को फिलहाल यहाँ से खाली करा लिया गया है और प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल हर मोर्चे पर अलर्ट है। हम आपको गंगा का वो नज़ारा भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं गंगा के लहरों में किस तरीके से निश्चित तौर पर जो जिंदगियां हैं वो खतरे में हैं और उस जिंदगी खतरे के बीच वहाँ नाव का भी परिचालन हो रहा है। ओवरलोडेड नाव वहाँ लगातार परिचालन हो रहा है और गंगा अभी भी उफान पर है। कल जब हम यहाँ आए थे, कल से जो हालात थे वो ज़्यादा खराब हैं। आप देख सकते हैं क्या गंगा का उफान है वहाँ। हम वो नज़ारा आप देख लीजिए। वो जो बेसमेंट आप देख रहे हैं वो गंगा पथ पर बनने वाले पुल का बेसमेंट है। उसकी हालत क्या आप देख सकते हैं। पानी किस तरह से टकरा रहा है और टकराने के बाद किस तरीके के हालात है। तो फिलहाल हर स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई का दावा है, कार्रवाई की जा रही है। नाव का परिचालन यूं ही हो रहा है, लगातार ओवरलोडेड नाव चल रही है गंगा में। ये चिंता की बात है। कल भी हमने इस पूरे मामले में डीएम को कहा था हमने कि पूरे मामले में आप संज्ञान ले सर। निश्चित तौर पर ये अपने आप में खतरे की बात है।
तो गंगा का रौद्र रूप जारी है राहुल, और आने वाले चंद घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाले चंद घंटों में गंगा 2016 के पानी का जो बहाव था उस एक सीट को पार कर जाएगी NIT घाट में। अगर वो पार कर गई तो कई जो सुरक्षा दीवार है, जो कई स्विल गेट है, उनको खतरे की संभावना है। और वहाँ प्रशासन के अधिकारी हैं, जल सत्ता विभाग के अधिकारी लगे हैं, DM खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं और लगातार पंप सेट से पानियों को निकाला जा रहा है। शहर को बचाने की पूरी कवायद की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा, लेकिन गंगा का जो रौद्र रूप है वो लगातार खतरा बरकरार है, रेड अलर्ट बरकरार है। देखना होगा गंगा जितना बढ़ेगी प्रशासन के लिए सरदर्द होगा, लोगों के लिए सरदर्द होगा, लेकिन शहर को बचाना है, इसकी पूरी कवायद यहाँ चल रही है। राहुल, बिल्कुल, तो शहर को बचाने की जरूरत है और गंगा का जो रौद्र रूप है वो देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरों के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।